Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. So as you know that we are on the 30th class uh, of our course, and yesterday we have completed the reproductive cycles in female. So today we are gonna start a new topic that is about growth and development in plants. First, we will discuss the growth and development in plants, and then we'll discuss in animals. So today we are gonna cover the botany portion of the chapter. So without wasting our time, let's just get started. Next slide, please. All right, thank you. सो प्लांट के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करना जरूरी है कि व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि बोथ आर द सेम थिंग्स, यानी ग्रोथ भी हम एक ही चीज को कह रहे हैं और डेवलपमेंट भी हम एक ही चीज को कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। ग्रोथ में और डेवलपमेंट में अलग अलग फर्क है। हर जानदार के अंदर ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट भी होती है, पर दोनों में डिफरेंट फर्क है। जैसे आज हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो हम प्लांट्स के अंदर की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लांट्स का ग्रोथ करना और प्लांट्स का डेवलपमेंट करना, इसमें क्या फर्क है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देखिए ग्रोथ हम सिंपली कहते हैं कि किसी भी जानदार का एक इरिवर्सिबल बढ़ना, साइज में, उसके सेल्स में, उसके ऑर्गन्स में, या पूरे जानदार में, यानी किसी जानदार का साइज बढ़ना या उसका मास बढ़ना, यानी कि वजन बढ़ना या साइज बढ़ना, और ये चीज इरिवर्सिबल हो। इरिवर्सिबल वर्ड का मकसद ये है कि ऐसी चीज जो वापस मुड़ के पीछे नहीं आ सकती। जैसे अगर कोई जानदार है और वो ग्रोथ करके बड़ा हो रहा है तो वो दोबारा छोटा नहीं होगा। तो ग्रोथ जो है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो कि एक बार हो जाए देन दोबारा रिपीट मतलब बैकवर्ड नहीं आता। ग्रोथ में क्या होता है, डायरेक्टली इंक्रीज होते हैं नंबर एंड साइजेस ऑफ सेल्स, ऑर्गन्स, या फिर पूरा का पूरा जानदार उसका साइज में बड़ा होना, उसका वजन में बढ़ना, इसको हम उसकी ग्रोथ कहते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट हम कहते हैं कि all the changes that an organisms undergo through its life cycle from seed germination and through growth, maturation, flowering and senescence। यानी क्योंकि हम यहाँ पर जानदारों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज हम प्लांट्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट हम प्लांट्स में कब कहते हैं या किस चीज को कहते हैं, प्लांट्स की पूरी लाइफ साइकिल में जितने भी चेंजेस आएंगे, जैसे सीड जर्मिनेशन से लेकर उसके प्लांट के ग्रोथ करने को, या प्लांट के मैच्योर होने को, या उस प्लांट में फ्लावरिंग होने को, सारी की सारी चीजों को हम डेवलपमेंट कहेंगे। तो ग्रोथ इज अनदर थिंग और डेवलपमेंट इज अनदर। डेवलपमेंट हम कहते हैं ओवरऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स फेसेस इन देयर लाइफ साइकिल, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ग्रोथ की हम बात करें, ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग। यानी किसी भी जानदार का बहुत ज्यादा एक जरूरी, यूं समझ लें कि मैकेनिज्म या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, उसकी ग्रोथ करना या उसका ग्रोथ। जनरली ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। किसी भी जानदार की जो ग्रोथ होती है वो किस तरीके से, या वैसे कहें कि किस चीजों के जरिए होती है, उसकी कुछ ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो कि किसी भी प्लांट्स में या एनिमल्स में ग्रोथ करवाती हैं। जैसे कि प्लांट्स में होने वाले दोनों रिएक्शंस, चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन है चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, दोनों के दोनों रिएक्शंस किसकी बुनियाद पर होते हैं, एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की वजह से, या आप यूं बोल रहे हैं। बल्कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में फर्क क्या है। एनाबॉलिक रिएक्शन हम हर उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को बोलेंगे जिसमें कोई चीज कंबाइन होके कुछ बनाए, जबकि कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे जिसमें कोई चीज टूटे। एनाबॉलिक रिएक्शन में हमेशा एनर्जी लगती है, यानी बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है किसी चीज को बनाने के लिए। कैटाबॉलिक रिएक्शन में जब कोई चीज टूटती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है,
दोनों ही रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। दोनों में ही एनर्जी का काम हो रहा है, किसी में लग रही है, किसी में रिलीज हो रही है। ऐसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से प्लांट्स ग्रोथ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज ग्रोथ, यानी किसी लीफ का एक्सपेंड होना। एक्सपेंड मतलब एक छोटा लीफ है और उसका बढ़ना, इसको हम डेवलपमेंट नहीं, इसको हम कहेंगे ग्रोथ। तो ग्रोथ इज सिंपली किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से किसी प्लांट के अंदर उसका साइज का या उसके मास का बढ़ना इज कॉल्ड ग्रोथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब प्लांट्स में हम जब भी ग्रोथ की बात करते हैं तो आपके जहन में दो चीजें जरूर आनी चाहिए जो कि प्लांट्स की लाइफ साइकिल में जरूर काउंट होती है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। यानी टाइप्स ऑफ ग्रोथ अगर देखी जाए या प्लांट की लाइफ साइकिल के स्टेजेस की बुनियाद पे अगर उसकी ग्रोथ की हम बात करेंगे तो दो किस्म की ग्रोथ प्लांट में होती है। प्राइमरी ग्रोथ कौन करवाते हैं? एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टेम्स किसको बोलते हैं? प्लांट का वो रीजन जो टिप्स मतलब स्टेम, पत्ते की अगर सॉरी आई मीन टू से तने की अगर हम बात कर रहे हैं, स्टेम की हम बात कर रहे हैं, स्टेम का जो टिप है ना उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, यानी ऐसा रीजन जो कि प्लांट में ग्रोथ करवाएगा। और ग्रोथ का मतलब उस ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे या उस ग्रोथ से प्लांट की क्या चीज बढ़ेगी? लेंथ। ऐसी ग्रोथ जिसमें प्लांट की लेंथ बढ़ रही है, ऐसी ग्रोथ को हम कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ, जो कि किसकी वजह से हो रही है? एपिकल मेरिस्टेम्स की वजह से हो रही है। इसी तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है प्लांट्स की चौड़ाई बढ़ना, यानी प्लांट का डायमीटर में या उसकी गिर्थ में बढ़ना। तो ऐसी ग्रोथ जो कि इस वजह मतलब जिसमें ये चीज प्लांट की बढ़ रही है यानी उसका डायमीटर बढ़े। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट के लेटरल साइड पे यानी कि प्लांट्स के स्टेम के साइडों में लेटरल मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जब डिवाइड होते हैं, या यूं समझ लें कि लेटरल मेरिस्टेम में जब ग्रोथ होती है उससे प्लांट की डायमीटर बढ़ती है। और ऐसी ग्रोथ जिसमें प्लांट लंबाई में नहीं बल्कि डायमीटर में बढ़े, ऐसी ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि प्राइमरी मेरिस्टेम सॉरी आई मीन प्राइमरी ग्रोथ एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल मेरिस्टेम की वजह से हो रही है। और इसी को ही हम ऑलरेडी आई थिंक सेकेंड ईयर के सेकेंड चैप्टर में जिसमें हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ा था, उसमें हम सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रोथ को पढ़ के आए हैं। एपिकल मेरिस्टेम्स क्या है और सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम्स किसको बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। मेजरमेंट या मेजरमेंट हम ग्रोथ की अगर हम देखें तो वो दो तरीके से हो सकती है। जैसे इंक्रीज इन लेंथ और ग्रोथ, यानी किसी भी प्लांट की लेंथ का बढ़ना, या लेंथ में हमेशा दो चीजें ही बढ़ती हैं, या तो स्टेम या रूट। इन केस इंक्रीज इन एरिया और वॉल्यूम, यानी कि किसी प्लांट का एरिया या वॉल्यूम के तौर पे अगर देखा जाए कि कोई चीज बड़ी होगी, वो क्या होगी? प्लांट के लीव्स होंगे या उसके फ्रूट्स होंगे। और इवन सो के कुछ ऐसे जानदार हैं जिनमें सिर्फ नंबर ही मतलब सेल्स ही इंक्रीज होते हैं नंबर में। ऐसे जानदारों को हम कह सकते हैं कि ये जो मतलब सेल्स की तादाद में बढ़ना, ऐसा किन में होता है? एल्गी में होता है, एज वेल एज यीस्ट में हो रहा है, एज वेल एज बैक्टीरिया में हो रहा है। तो कुछ ऐसे जानदार है जिनमें सिर्फ सेल्स के नंबर बढ़ते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में या तो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी यानी उसकी लेंथ बढ़ेगी, या फिर उसके लीव्स और उस पे लगा हुआ जो फ्रूट है या फ्लावर है वो बढ़ेगा। इसको हम कहेंगे इंक्रीज इन एरिया या इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो अलग अलग किस्म की मेजर्स मतलब अलग अलग तरीके से प्लांट की ग्रोथ को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब बात करते हैं वेजिटेटिव फेज की। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ की। सर प्रीवियस स्लाइड पे मूव करें। थैंक यू। टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे
तो इसके अंदर दो फेसेस आते हैं हमेशा, क्योंकि प्लांट्स के पार्ट्स भी दो हैं। अगर आप प्लांट की बॉडी को डिफ्रेंशिएट करें, या आप ऐसे कहें कि प्लांट की बॉडी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करें, तो वो हमेशा दो चीजों में डिवाइड होगा, वेजिटेटिव फेस में और रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव पार्ट में और रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो वेजिटेटिव पार्ट में अलग ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में अलग ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। वेजिटेटिव पार्ट में होने वाली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज, जबकि रिप्रोडक्टिव जो है पार्ट है प्लांट का, उसमें ग्रोथ या डेवलपमेंट होने को हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज में क्या चीज इस्तेमाल होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए? कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किया जाता है, तभी जाकर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट बढ़ते हैं यानी ग्रोथ करते हैं। जबकि रिप्रोडक्टिव फेज में इसी कार्बोहाइड्रेट को जमा किया जाता है, यानी स्टोरेज या अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन मीन्स कि किसी चीज का स्टोर हो जाना कहीं पे। यही कार्बोहाइड्रेट जब कहीं पे स्टोर हो और उसके जमा होने की वजह से कोई चीज ग्रोथ कर रही है, ऐसी पार्ट को हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इस फेज को हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। तो यू कैन सिंपली से कि टाइप्स ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर देखी जाए तो उसके दो फेसेस हैं। वेजिटेटिव फेज अलग है, रिप्रोडक्टिव फेज अलग है। वेजिटेटिव फेज होता है वेजिटेटिव पार्ट में, रिप्रोडक्टिव फेज होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव फेज की। वेजिटेटिव फेज हम किसको बोलते हैं? देखें, फ्रॉम सीड जर्मिनेशन थ्रू द ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स, यानी सीड के जर्मिनेट होने से प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का बनना। प्लांट्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर्स आपको पता है प्लांट के कौन से हैं? प्लांट में जैसे रूट्स का बनना, देन सबसे पहले स्टेम बनती है, स्टेम से आहिस्ता आहिस्ता लीव्स निकलते हैं, और एट द लास्ट उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है। तो सीड के जर्मिनेट होने से प्लांट के नए प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का बनना, इस फेज को हम कहेंगे वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज में तीन चीजें जरूर होंगी, जैसे सेल डिवीजन, यानी सेल डिवाइड होंगे। और ऑफ कोर्स ऐसा ही है, जब एक प्लांट में सीड, फॉर एग्जांपल हमने किसी सॉइल में सीड लगाया है और वो सीड जर्मिनेट कर रहा है, तो जाहिर है उसकी जर्मिनेशन के बाद उसमें से प्लांट का बढ़ना एक ही चीज में मुमकिन है, जब उसके सेल्स डिवाइड होंगे। सेल्स का डिवाइड होना, डिवाइड होने के बाद सेल्स का इनलार्जमेंट, यानी इनलार्जमेंट मतलब सेल्स का बढ़ना, और उसके बाद है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन मतलब सेल्स का मजीद डिवाइड होके प्लांट के अलग अलग पार्ट बनाना, जैसे कुछ रूट्स में चले बनाएंगे, कुछ स्टेम बनाएंगे, कुछ लीव्स बनाएंगे, कुछ कुछ और बनाएंगे। तो सेल्स डिफरेंशिएशन भी जरूरी है, यानी सेल्स की अरेंजमेंट या सेल का अलग अलग पार्ट्स में जाकर डिवाइड होकर सेपरेट होकर प्लांट का अलग अलग पार्ट बनाना। तो सिंपली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वेजिटेटिव फेज की जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, वेजिटेटिव फेज में तीन चीजें होती हैं जिसके नतीजे में नया नया प्लांट जो है ना, जो मतलब बनता है। वो तीन चीजें क्या होती हैं? प्लांट के सेल डिवाइड होते हैं, इनलार्ज होते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं। ये तीनों चीजें वेजिटेटिव फेज में होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज की हम बात करें, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है? मैचुरेशन ऑफ टिश्यूज मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज, यानी वेजिटेटिव फेज में जो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, इस वेजिटेटिव फेज में बनने वाले जो टिश्यूज हैं, ऑफ कोर्स ऐसा ही है, जब बहुत सारे सेल्स एक जैसे कहीं जमा होते हैं या कहीं मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज। तो जाहिर सी बात है कि जो वेजिटेटिव फेज है उसमें टिश्यूज बने होंगे, तो उन टिश्यूज का मैच्योर होना, इसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ रेगुलेटर्स? ग्रोथ रेगुलेटर्स हम कहते हैं ऐसी चीजें जो प्लांट की ग्रोथ बढ़ाएं। और ग्रोथ रेगुलेटर आप सिंपली हार्मोन्स को कहते हैं। हमने पिछली कुछ क्लासेस में काफी बार हार्मोन्स की बात की है, लेकिन वो हमने एनिमल्स के हार्मोन्स पढ़े थे, जिसमें हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, और प्लांट के हार्मोन्स की भी हमने बात की थी।
प्लांट के हार्मोन्स को, यानी प्लांट के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स है जो प्लांट की ग्रोथ बढ़ाते हैं, उन्हीं को ही हम कहते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो रिप्रोडक्टिव फेज में हार्मोन्स भी बनते हैं। इसके अलावा और क्या बनता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड, और द डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज ऑर्गन। स्टोरेज ऑर्गन किसको बोल रहे हैं? अभी हमने पीछे बात की कि ऐसे ऑर्गन्स जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं उनको हम कहते हैं स्टोरेज ऑर्गन्स। उनको आप सिंपली फ्लावर भी कह सकते हैं, फ्रूट भी कह सकते हैं, फ्रूट में पाया जाने वाला सीड भी कह सकते हैं। तो फ्लावर का, फ्रूट का या सीड का बनना, इसकी डेवलपमेंट भी कब होती है? रिप्रोडक्टिव फेज में, क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो रिप्रोडक्टिव फेज में ही यही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। इसके अलावा रिलेटिवली लिटिल सेल डिवीजन अकर्स, यानी थोड़ी बहुत सेल डिवीजन होती है, और एट द लास्ट मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर अक्यूमुलेटेड। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल नहीं होता बल्कि जमा होता है, जबकि वेजिटेटिव फेज में हमने क्या बात की थी? कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किया जाता है, तभी प्लांट की नई नई ग्रोथ होती है। यहाँ पर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जमा होता है इन द फ्रूट, सीड और स्टोरेज ऑर्गन्स, यानी फ्रूट में, सीड में। तभी हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर हुआ हुआ होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब फेसिस ऑफ ग्रोथ की हम बात करते हैं। सबसे पहले फेस या सबसे पहला जो टिश्यू है जो कि ग्रोथ करवाएगा उसको हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट्स की एज वेल एज शूट की टिप पर पाया जाता है, जैसे कि लिखा हुआ भी है कि बोथ एट द बोथ एट द रूट एपेक्स एंड द शूट एपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेस ऑफ ग्रोथ। यानी प्लांट की रूट्स में और प्लांट की शूट, यानी उसकी स्टेम की बात कर रही हूं मैं, प्लांट की शूट में उनकी टिप्स पर जो हिस्सा होता है जिससे ग्रोथ हो रही होती है उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या उस हिस्से के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? स्टीम मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वैसे हम स्टीम सेल्स को कहते हैं। कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स किनको बोलते हैं? जो कि शूट के टिप पर पाए जाए, जिसको हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं जो कि शूट की टिप पर पाए जाए, जबकि रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रूट्स की टिप पर पाए जाते हैं। रूट्स की टिप आपको पता है लोअर साइड पे होती है। आप अगर अज्यूम करें एक प्लांट है और उसकी रूट्स की नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो नीचे की तरफ जो टिप होगी ना, वहां ये वाले पाए जाते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ पाए जाएंगे? एक्सिलरी बर्ड्स में। एक्सिलरी बर्ड्स मतलब जो बर्डिंग होगी जिससे फ्लावर्स वगैरह आगे जाके निकलेंगे। वेस्क्यूलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और पेरिसाइकल रूट। रूट्स मतलब रूट्स में से और रूट्स का निकलना। सही है। वेस्क्यूलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम किसको बोलते हैं? हमारे सेकेंडरी टिश्यूज हैं। हमारे नहीं, आई मीन प्लांट्स के सेकेंडरी टिश्यूज हैं जो कि प्लांट की गिर्थ बढ़ाते हैं। तो फेसिस ऑफ ग्रोथ में सबसे पहला फेस हमने देखा जिसमें प्लांट की शूट भी बढ़ेगी, रूट भी बढ़ेगी, एंड आफ्टर दिस प्लांट में बर्ड्स निकलेंगे। उसका वेस्क्यूलर कैम्बियम यानी उसकी और कॉर्क कैम्बियम की वजह से उसका डायमीटर चौड़ा होगा, बढ़ेगा। रूट्स में से और मजीद रूट्स निकलेंगे, या रूट्स और ज्यादा डेवलप करके बहुत ज्यादा ग्रोथ करके बड़ी होती जाएंगी। तो ये कुछ फेसेस होते हैं ग्रोथ के जो कि हर प्लांट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एलोंगेशन फेज किसको बोलते हैं, या एलोंगेशन हम किसको बोलते हैं? देखें, एलोंगेशन हम कहते हैं द साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल increases after cell division due to increase in the volume of its protoplasm। यानी जब भी कोई सेल डिवाइड होता है उसके डिवाइड होने के बाद उसका साइज में बढ़ना, इसको हम कहते हैं एलोंगेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सेल डिवाइड हुआ है उसका प्रोटोप्लाज्म वॉल्यूम में बढ़ जाता है, ऐसा होता है। यानी इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि एलोंगेशन हम कहते हैं किसी भी सेल का डिवीजन के बाद बढ़ना। अब
ये जो एलोंगेशन है ये मेरिस्टेम्स में काम करवाते हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। कैसे काम करवाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में या मेरिस्टेम्स में दो रीजन्स हैं, शूट है और रूट है। शूट के अंदर इंटरनोड ग्रोथ होती है, इंटरनोड मतलब टिप से ग्रोथ होती है, जबकि रूट में जोन ऑफ एलोंगेशन होता है। जोन ऑफ एलोंगेशन मतलब बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो कि एलोंगेट होते हैं, यानी कि साइज में बढ़ते हैं। इसके अलावा टर्गर प्रेशर भी होता है रूट्स के अंदर। टर्गर प्रेशर किसको बोलते हैं हम? पानी का अपटेक, ठीक है, या फिर सेल वॉल लूजनिंग या न्यू सेल वॉल्स, मतलब सेल वॉल का लूज हो जाना, फिर सेल की मतलब प्रॉपर तरीके से सेल वॉल का प्रॉपर से दोबारा रिपेयर होना। ट्रिगर प्रेशर हम हमेशा उस चीज को बोलते हैं जिसमें किसी भी सेल्स के अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर हो, इनसाइड या आउटसाइड। इनसाइड होगी तो टर्गर प्रेशर जो है ना होता है, और आउटसाइड जब चला जाएगा तो किसी भी सेल की सारी टर्जिडिटी आई मीन टू से खत्म हो जाती है। ये चीज भी से रखती है फॉर एनी मूवमेंट और एनी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद हम बात करते हैं मैचुरेशन। मैचुरेशन को हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। अब डिफरेंशिएशन हम किसको बोलते हैं देखिए, या इस स्टेज में क्या होता है? इन दिस स्टेज a structure of the cells changes to perform a specific function। अच्छा, पीछे जो हमने बात की उसमें हमने बात की एलोंगेशन। एलोंगेशन हम किसको कहते हैं? एलोंगेशन उसको बोलते हैं जिसमें सेल्स साइज में बढ़ते हैं डिवाइड होने के बाद। मैचुरेशन वो फेज है जिसके अंदर सेल्स अपनी शेप या स्ट्रक्चर चेंज करते हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं। जैसे सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैविंग सेम फंक्शंस फॉर्म अ ग्रुप विच इज नोन एज टिश्यू। जैसे कि एक जैसे सेल्स जब मतलब स्ट्रक्चर वाइज जो एक जैसे सेल्स होंगे जो एक जैसा काम करेंगे वो मिलकर हमेशा क्या बना लेते हैं? टिश्यू बना लेते हैं। अब मैचुरेशन में क्या क्या चीजें बनती हैं या क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इसमें आ जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल आपको पता है सेल वॉल की ही एक लेयर है। इसके अलावा जाइलम। जाइलम हमें हमारा प्लांट्स का वेस्क्यूलर टिश्यू है। इसके अलावा फाइबर्स हैं। इसके अलावा फाइबर कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स हैं उनको। एपिडर्मल सेल्स हैं, रूट हेयर्स हैं, लीव हेयर्स हैं, गार्ड सेल्स। इसके अलावा लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, ट्यूबर्स, बल्ब, ये सारी की सारी चीजें का ग्रोथ करना या इन सारी की सारी चीजों का या इन सारी की सारी चीजों के अंदर सेल्स का अपनी शेप चेंज कर लेना, इसको हम कहते हैं मैचुरेशन या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ कर्व। व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ कर्व? ग्रोथ कर्व हम कहते हैं द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ प्लांट और प्लांट पार्ट इज नॉट ऑलवेज द सेम ड्यूरिंग द इट्स लाइफ स्पेन। यानी जब एक प्लांट की पूरी लाइफ चलती है उसकी की पूरी लाइफ में जो उसका ग्रोथ रेट होता है वो प्लांट का कभी भी सेम नहीं होता। यानी उसकी ग्रोथ रेट में हमेशा डिफरेंस आते हैं। कभी ग्रोथ ज्यादा होती है फिर स्लो हो जाती है, और एक ऐसा टाइम भी आता है जब ग्रोथ फाइनली रुक जाती है। तो अलग अलग स्टेप्स होते हैं ग्रोथ के। इन स्टेप्स को या इस ग्रोथ में चेंजिंग आने को हम ग्रोथ कर्व्स कहते हैं। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स इट इज स्लो। काफी बार ग्रोथ स्लो होती है, काफी बार ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज होती है यानी रैपिड होती है। If we plot the increase in cell number, growth rate against time, a typical S-shaped curve is obtained. This is called growth curve or sigmoid curve. यानी नॉर्मल तौर पे अगर हम क्या करें, अगर हम इंक्रीज इन सेल नंबर जो कि ग्रोथ रेट का काम करवाते हैं उसको अपोजिट पे प्लांट के कर दें या टाइम के अगेंस्टली देखें, तो वो क्या कर लेते हैं, प्लांट की शेप को एक कर्व स्ट्रक्चर दे देते हैं। इसको हम कहते हैं ग्रोथ कर्व। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो सेल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे थे ना उसको हमने अगेंस्ट टाइम कर दिया। अब कर्व की शेप पर या कर्व की बेसिस पर तीन किस्म के फेसेस हैं ग्रोथ के। लॉग फेस है, लेग फेस है और स्टेशनरी फेस है। सबसे पहले बात करते हैं लेग फेस किसको बोलते हैं ग्रोथ कर्व का। ये जो है इनिशियल फेस है ग्रोथ का, जब ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो होती है यानी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा स्लो है।
उसके बाद शुरू होता है लॉग फेज। लॉग फेज हम कहते हैं वो फेज जिसमें प्लांट बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है और ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम फॉर इंटायर लाइफ स्पेन, यानी इतनी पूरी लाइफ। और स्टेशनरी फेज उस फेज को कहेंगे जिस वक्त रेट ऑफ ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे और फाइनली जाकर रुक जाए। जब प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है उसको हम उसका स्टेशनरी फेज कहेंगे। तो किसी भी प्लांट की ग्रोथ में 3 फेसेस आएंगे, जब वो स्लो ग्रोथ कर रहा है, जब ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा रैपिड है, और जब ग्रोथ रेट फाइनली लो डाउन आकर और रुक जाएगा उसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स, अब हम इतनी देर से ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि प्लांट में पहले प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, फिर सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, सेल्स मैच्योर भी होते हैं, सेल्स एलोंगेट भी होते हैं। सारी चीजों की बात करने के बाद हम अगर देखें कि ग्रोथ के लिए प्लांट्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, सबसे पहली चीज में हमेशा सबसे ऊपर चीज होगी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स उस गिजाइत को बोल रहे हैं जो प्लांट्स को मिट्टी से मिलती है या हर उस फर्टिलाइजर से मिलती है जो हम प्लांट को देते हैं फॉर एन ग्रोथ, मतलब फॉर अ बेटर ग्रोथ। आपको पता है हम फर्टिलाइजर्स में क्या चीज डालते हैं? फर्टिलाइजर्स में ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह हैं, ऑर्गेनिक है पूरी की पूरी फर्टिलाइजर्स। जब हम कोई भी प्लांट को फर्टिलाइजर देंगे तो उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्लांट को नेचुरली भी सॉइल से मिल जाते हैं। प्लांट की जब तक न्यूट्रिएंट्स की नीड पूरी नहीं होगी तब तक एक प्लांट प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कभी भी नहीं करेगा। सेकेंडली वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर तो हर एक जानदार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लांट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी का प्लांट को देना बहुत ज्यादा उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, क्योंकि वाटर क्या करता है, बल्कि अगर मैं यूं कहूँ ना कि हम किसी सॉइल के अंदर कोई बीज लगाएं, वो बीज में से सीडलिंग जो होगी, सीड में से, वो भी वाटर की वजह से ही होगी। तो इसलिए पानी तो सबसे ज्यादा जरूरी है ग्रोथ के लिए। टेम्परेचर की बात करें वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, यानी हाई टेम्परेचर में प्लांट में बहुत ज्यादा एवापोरेशन या ट्रांसपायरेशन होने की वजह से उसका सारा पानी चला जाता है और प्लांट ग्रोथ करने के बजाय बिल्कुल मतलब यू समझ ले लो डाउन चला जाता है। तो ग्रोथ का या टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ग्रोथ पे। लाइट का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन के वक्त। तो दिन के वक्त प्लांट को ज्यादा मेहनत लगती है फोटोसिंथेसिस में। रात के वक्त प्लांट के अलग फंक्शंस होते हैं। तो रात में लाइट नहीं होती, दिन के वक्त लाइट होती है। दोनों लाइट का होना ना होना प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट करता है। इसके अलावा लाइट का किस चीज पर जरूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट की इंटेंसिटी, कि एक प्लांट मतलब आपको पता है सूरज की रोशनी से खुली लाइट आती है, उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है वो भी प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट करती है। इसके अलावा हार्मोन्स, हार्मोन्स जो है वो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉर ग्रोथ। हार्मोन्स केमिकल्स हैं, ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं, जिनके होने से प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, जिनके ना होने से प्लांट की ग्रोथ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो होंगी तो प्लांट एक नॉर्मली ग्रोथ करेगा, अदरवाइज प्लांट में ग्रोथ भी रुकेगी या बहुत स्लो हो जाएगी या परमानेंटली रुक जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, टाइप्स ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो मतलब ग्रोथ के टाइप्स की जब से हम बात करें, ग्रोथ की अलग अलग बुनियादों पर अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे पहले ग्रोथ के टाइप्स थी कि अलग अलग ग्रोथ हो रही है प्लांट में। प्राइमरी ग्रोथ अलग हो रही है जो कि प्लांट की स्टार्टिंग में, सेकेंडरी ग्रोथ अलग है। फिर हमने और ग्रोथ की वेजिटेटिव ग्रोथ पढ़ी, फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पढ़ी प्लांट की। अब हम जो टाइप्स ऑफ ग्रोथ पढ़ रहे हैं वो उसकी दूसरी चीजों पे, जैसे इनडेफिनेट और अनलिमिटेड ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय रूट, स्टेम एंड देयर ब्रांच। यानी किसी भी प्लांट की रूट, स्टेम और उसकी ब्रांचेस, इसके अंदर इनडेफिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। जबकि कुछ ग्रोथ ऐसी होती हैं जो लिमिटेड ग्रोथ होती हैं, जैसे कि प्लांट की लीव्स में हो जाना, प्लांट के फ्लावर्स में और प्लांट के फ्रूट्स में। लीव्स में, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में एक लिमिटेड ग्रोथ होगी, यहाँ एक हद तक ग्रोथ करेगा देन रुक जाएगा। जबकि बाकी रूट, स्टेम, ब्रांचेस में प्लांट
इनडेफिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ करता है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, डेवलपमेंट की अब हम बात करते हैं। डेवलपमेंट हम किसको कहते हैं? डेवलपमेंट एक यूं समझ लें, डेवलपमेंट सम है। सम किसको बोलते हैं? प्लस करना किसी दो चीजों को। डेवलपमेंट सम है दोनों प्रोसेसेस का, यानी डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आ जाती है और डिफरेंशिएशन भी आ जाता है। डिफरेंशिएशन किस किस चीज को बोलते हैं वो भी हम बात करते हैं। अब होता क्या है, सिंपली टू बिगिन विथ, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote follow a precise and highly ordered succession of events। यानी ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी प्लांट के अंदर डेवलपमेंट कब होगी, जब उसका जो जाइगोट है, यानी जाइगोट किसको बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट कहते हैं। उस जाइगोट से प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल में या लाइफ टाइम में बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, जिसके बाद प्लांट जाकर एक प्रॉपर तरीके से डेवलप होता है। ड्यूरिंग दिस कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड, यानी एक कंप्लीट प्लांट बन जाता है। एक छोटे से जाइगोट से पूरे प्लांट का बन जाना, उस प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें आ गई? रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। एंड इवेंचुअली दे डाई, और कभी कभार ये मतलब फर्दर एक चीज एक हद तक आके देन ये डाई भी हो जाती है। तो डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ग्रोथ और उसमें सेल्स का डिफरेंशिएट होना, डिफरेंशिएट होकर अलग अलग प्लांट के पार्ट्स बनाना, इस सारी चीजों को हम डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, डेवलपमेंट किस चीज से जुड़ी हुई है? डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन ये है कि मॉर्फोजेनेसिस किसको कहते हैं? Morphogenesis is the process of development of shape and structure of an organism। यानी किसी भी जानदार का शेप में और स्ट्रक्चर वाइज, यानी स्ट्रक्चर और शेप एक ही बात हो गई एक तरीके से। किसी भी जानदार का शेप में डेवलप करना, इसको हम कहेंगे मॉर्फोजेनेसिस। क्योंकि मॉर्फोजेनेसिस आपको पता है, हम जहां में भी लव मॉर्फ आ जाए ना, मॉर्फ मतलब कि किसी एक्सटर्नल चीज की बात हो रही है। एक्सटर्नल मतलब बैरूनी। तो मॉर्फोजेनेसिस में किसी भी ऑर्गेनिज्म का शेप डेवलप करता है या डेवलपमेंट ऑफ शेप होती है किसी भी जानदार में, इसको हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। जबकि डिफरेंशिएशन हम व्हेन अ सेल लूजेस द कैपेसिटी टू डिवाइड इट लीड्स टू डिफरेंशिएशन। यानी जब एक सेल के अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है तो वो सेल डिफरेंशिएट हो जाता है। डिफरेंशिएशन हम किस चीज को बोलते हैं? डिफरेंशिएशन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर दैट इज commensurate with the functions of cells finally has to perform। यानी डिफरेंशिएशन मतलब सेल्स का अलग अलग तरीके, यानी कि सेल्स के स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आने की वजह से उसका अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करना, इसको हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। जनरल प्रिंसिपल फॉर डिफरेंशिएशन फॉर सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर सिमिलर। यानी सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गए या ऑर्गन्स हो गए, सबके सब एक ही तरीके कार्ड से डिफरेंशिएशन करते हैं। अ डिफरेंशिएटेड सेल में डिफरेंशिएट एंड देन रीडिफरेंशिएट, यानी एक सेल जो है वो डिफरेंशिएट भी हो सकता है। डिफरेंशिएट मतलब बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है स्ट्रक्चर वाइज चेंजिंग लाके, और फिर वो रीडिफरेंशिएट भी हो सकता है। रीडिफरेंशिएट मतलब अपनी दोबारा से पुरानी हालत में भी आ सकता है। Since differentiation in plants is open, the development could also be flexible। यानी the development of the sum of growth and differentiation, यानी क्योंकि प्लांट्स के अंदर डिफरेंशिएशन इतनी ज्यादा ओपनली होती है कि उसके अंदर दोनों चीजें काउंट होंगी, यानी ग्रोथ भी उसमें आ जाएगी और डिफरेंशिएशन भी आ जाएगी। तो सिंपली इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम मर्ज कर दें या इसको बहुत जो है ना लिमिटेड समरी निकालें, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट में जब डेवलपमेंट होती है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक मॉर्फोजेनेसिस, डिफरेंशिएशन। मॉर्फोजेनेसिस मतलब प्लांट का स्ट्रक्चर वाइज डेवलप करना या प्लांट की शेप में डेवलपमेंट आना। डिफरेंशिएशन हम कहते हैं उसी सेल्स का अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करना।
नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किस तरीके से प्लांट की जो ग्रोथ है, उसकी जो डेवलपमेंट है, वो कंट्रोल होती है। देखें, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में डिफरेंशिएशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं। क्या होता है, ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट इन प्लांट्स यानी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, यानी किस डेवलपमेंट हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर ग्रोथ भी आ गई प्लांट की और डिफरेंशिएशन भी आ गई है। तो इन तीनों चीजों को, या फिर यूं बोल रहे हैं कि आपके ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को या प्लांट की डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करने वाला कौन से मैकेनिज्म्स हैं प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर तीन मैकेनिज्म्स आते हैं, जिनमें एक मैकेनिज्म है इंटरसेल्युलर कंट्रोल, दूसरा है इंट्रासेल्युलर कंट्रोल और तीसरा मैकेनिज्म है एक्स्ट्रा सेल्युलर कंट्रोल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेल्युलर कंट्रोल की। इंटरसेल्युलर कंट्रोल प्लांट का किसको बोलते हैं, जिसके अंदर changes in gene expression that influence cellular activities through altering the kind of proteins in the cell। यानी जीन एक्सप्रेशन की वजह से या जीन्स में चेंजेस आने की वजह से सेल के बहुत सारे, सेल में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स का बनना, जिससे, या फिर अल्टरिंग द काइंड ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल, यानी कि सेल के डिफरेंट प्रोटीन्स में चेंजेस आ जाना, जिससे असर किस पर पड़ता है, सेल की एक्टिविटीज पर। जब सेल की एक्टिविटीज पर असर पड़ेगा तब सेल अच्छे से ग्रोथ ही नहीं करेगा। सेल में ग्रोथ नहीं होगी या सेल बढ़ेंगे नहीं तब तक प्लांट खुद भी ग्रोथ नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं कि सेलुलर कंट्रोल की वजह से भी प्लांट की ग्रोथ पर असर पड़ता है। इंट्रासेल्युलर कंट्रोल हम कहते हैं फोकस ऑन हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स की वजह से या हार्मोन्स के रोल की वजह से, उनके किसी भी रोल की वजह से सेल्स की एक्टिविटीज पर असर पड़ना, जिससे भी ग्रोथ पर असर पड़ता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेल्युलर कंट्रोल हम कहते हैं दे ओरिजिनेट आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी ये इंटरसेल्युलर सेल के अंदर की बात हो रही थी, इंट्रासेल्युलर हार्मोन्स की वजह से ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ने की बात हो रही है। एक्स्ट्रा सेल्युलर कंट्रोल उसको बोलते हैं कि प्लांट के बाहर मतलब बैरूनी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आना, जिससे प्लांट की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। इस किस्म की कंडीशन को हम बायोलॉजिकल स्ट्रेस भी कहते हैं, या आप यूं बोल लें कि इससे भी प्लांट की ग्रोथ पर काफी हद तक कंट्रोल पड़ता है। जैसे हमारे प्लांट के बाहर के एनवायरनमेंट में उसके टेम्परेचर में चेंज आ जाना, या फिर पानी में, या फिर सॉल्ट में, या फिर लाइट में, या पॉल्यूटेंट्स की वजह से, यानी इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आएगा उससे ग्रोथ पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लांट की ग्रोथ भी कंट्रोल होगी, और इस स्ट्रेस को हम कहेंगे बायोलॉजिकल स्ट्रेस। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी प्लांट में अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो सीड जर्मिनेट, यानी कि सीड जर्मिनेशन होती है, सीड का जर्मिनेट करना यानी सीडलिंग करना। अब यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें, सीड कोट है जिसके अंदर से प्राइमरी रूट निकल रही है, ठीक है, और ये एक बीन सीडलिंग है यानी बीन सीड है। सीड जर्मिनेशन डिपेंड किस किस चीजों पर करती है, टेम्परेचर पर, यानी प्लांट को टेम्परेचर अच्छा मिलना चाहिए। इसके अलावा मॉइस्चर यानी नरमी या एक सॉफ्ट इन्वायरमेंट, या इसके अलावा ऑक्सीजन हो गया। इसके अलावा डे लाइट आवर्स यानी दिन के वक्त की जो रोशनी है वो भी प्लांट की सीडलिंग के लिए जरूरी है। इम्बाइबेशन, इम्बाइबेशन किसको बोलते हैं, इम्बाइबेशन हम कहते हैं सीड स्वेल्स फ्रॉम वाटर अपटेक। देखें, जब भी किसी सीड को हम बहुत ज्यादा पानी देते हैं ना, तो उस पानी से उस सीड कोट को नरम होकर रप्चर्ड हो जाता है, यानी कि सीड कोट नरम होगा और रप्चर्ड होगा तभी उसमें से नई सीडलिंग होगी। इस प्रोसेस को हम इम्बाइबेशन कहते हैं। तो इस तरीके से एक नई नई सीडलिंग होती है। ओके, अब बात करते हैं ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या फर्क है ना। ग्रोथ में क्या हो रहा है, क्वांटिटेटिव
मतलब ग्रोथ जो है ना वो क्वांटिटेटिव होती है, यानी किसी भी जानदार में, स्पेशली प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट का नंबर में, साइज में, वॉल्यूम में बढ़, प्लांट के सेल्स की बात कर रही हूँ मैं, प्लांट साइज में बढ़ना, उसके सेल्स का नंबर में, तादाद में बढ़ना, या उसका वॉल्यूम बढ़ना, इसको हम कहेंगे ग्रोथ। डेवलपमेंट हम कहेंगे इमर्जेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स, उसी सेल में से सेल्स के बाद प्लांट के अलग अलग पार्ट्स बनना, इसको हम कहेंगे डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ की, या मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ की। मेजरमेंट को हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ये स्लाइड आई थिंक ऑन रिपीटेड आ गई है। इसमें हमने बात की थी कि मेजरमेंट देखी जाए ग्रोथ की, तो प्लांट में लेंथ भी इंक्रीज होती है। ठीक है, लेंथ में हमेशा दो चीजें इंक्रीज होंगी, रूट और स्टेम। अगर एरिया वॉल्यूम वाइज देखें इंक्रीजमेंट, तो उसमें लीव्स पड़ते हैं प्लांट के और फ्रूट्स। और सिर्फ सेल्स की ग्रोथ को या सेल्स में तादाद बढ़ने को हम देखें, तो ऐसा अलजी में भी होगा, यीस्ट में भी होगा, बैक्टीरिया में भी होगा, क्योंकि ये जो है ना कुछ लिमिटेड सेल्स वाले जानदार हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, उसके बाद हम ये चीज देखें कि प्लांट की ग्रोथ रेट पर या प्लांट की ग्रोथ पर किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है। कुछ ऐसे 6 मेन प्रोसेसेस हैं प्लांट्स के जिससे प्लांट की ग्रोथ पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जिसमें सबसे पहला आता है फोटोसिंथेसिस। एज यू नो दैट फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द मेन फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ प्लांट। तो कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस के बगैर तो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर ही नहीं सकता। इसके अलावा रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो फोटोसिंथेसिस में बना है, उसी कार्बोहाइड्रेट का टूट कर एनर्जी रिलीज करना, और उस एनर्जी को प्लांट अपने फर्दर कामों के लिए इस्तेमाल करना, इस पूरे को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। इसके एब्जॉर्प्शन मतलब किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना। ट्रांसपायरेशन हम किस चीज को बोलते हैं? प्लांट्स का, प्लांट में से वाटर का ट्रांसपायर हो जाना। ट्रांसलोकेशन हम कहते हैं किसी एक, मतलब किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट हो जाना, यानी चले जाना, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहेंगे। और रिप्रोडक्शन। ये 6 कुछ ऐसे मेन प्रोसेसेस हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो मैं आपको ये बता रही थी कि प्लांट जब टालर यानी कि लेंथ पे ग्रोथ करता है, उसी साथ उसके लीव्स भी वो फैलाता है और फ्लावर्स भी, ताकि प्लांट जो है ना एक प्रॉपर पोजीशन में आ जाए। प्लांट की स्टेम को, स्टेम में मतलब फूड, वाटर और मिनरल को जो है ना थ्रू आउट मूव करने के लिए अलाउ किया जाता है। यानी कि प्लांट की जो स्टेम है वो एक ऐसा हिस्सा है जो कि फूड को, वाटर को और मिनरल्स को पूरे प्लांट में मूव करवाने के लिए हेल्पफुल रहता है, या थ्रू आउट द स्टेम जो है ना ये सारा प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट स्लाइड। Okay, the growth and development of plant is not just limited to an embryonic or juvenile period but occurs throughout the life of the plant। यानी कि अगर हम अपना माइंडसेट ये रखें कि किसी प्लांट की जस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज तक, उसकी अर्ली डेवलपमेंट को हम सिर्फ कहेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट की सिर्फ तब तक हुई है, नहीं। प्लांट की थ्रू आउट द लाइफ उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। At any given instance, a typical plant consists of embryonic organs, developing organs and mature organs। यानी प्लांट आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी लाइफ स्टेज में एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स बनाएगा, डेवलप ऑर्गन मतलब ऑर्गन्स को डेवलप करेगा, फिर मैच्योर। Okay, learners, I think there is a very serious network problem that is happening right now, due to which I could not properly giving the lecture. So let's just stop it for now. We will continue the slides on tomorrow, inshallah. Tomorrow we will discuss the growth and development in animals. And before this,
we will discuss these remaining the today's lecture. So I hope you get the lecture. If you have any confusion or query, you can ask in the comment section. Inshallah, we will continue video tomorrow. Till then, take